प्रस्तावना करते हुए हम लोगों ने देखा कि कैसे शिक्षा के अर्थशास्त्र की प्रकृति में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वहाँ हम पढ़ के आपको बताए भी थे, एज यू कैन रिकॉल। तो उन पॉइंट्स के आलोक में ही शिक्षा की प्रकृति को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा की विशेषता, शिक्षा के अर्थशास्त्र की प्रकृति, शिक्षा के अर्थशास्त्र की विशेषता, शिक्षा के अर्थशास्त्र के मीनिंग एंड नेचर, सबका आपस में एक अंतर संबंध है। और उसी में पॉइंट वाइज हम लोग लर्न करेंगे कि व्हाट आर द नेचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, एंड इन द प्रोसेस the first part we shall be taking, the first point we shall be taking, it is a scientific discipline. It is a scientific discipline, it is one of its nature. और साइंटिफिक डिसिप्लिन आप समझते हैं जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात हो। और वहाँ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा कि साइंस भी है एंड आर्ट भी है। यहाँ हम कह रहे हैं कि इट इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए साइंस ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स एजुकेशनल रिसोर्सेज अमॉन्ग कंपीटिंग अल्टरनेटिव्स टू एजुकेशन इन ऑर्डर टू अचीव इट्स गोल्स। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। दुनिया का कोई राष्ट्र नहीं है, यदि वहाँ का आप अर्थशास्त्र समझेंगे तो और बेहतर समझ जाएंगे, जिसके पास इतना अर्थ है कि वो जहाँ चाहे जितना चाहे खर्च कर दे। इसीलिए जो भी रिसोर्सेज है, खास के डेवलपिंग कंट्रीज के पास ज़्यादा प्रॉब्लम है, डेवलप्ड कंट्री के पास कंपैरेटिवली कम है, अंडर डेवलपिंग के पास और ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास इतना है और काम इतना है। तो द प्रॉब्लम इज डिफरेंट, बट ऑल द थ्री कैटेगरी ऑफ नेशंस आर हैविंग स्कार्स ऑफ रिसोर्सेज। और वो व्यक्ति के लिए भी सही है, परिवार के लिए भी सही है, और राष्ट्र और समुदाय के लिए भी सही है। सो द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज ए साइंस। और वो करता क्या है? एलोकेट करता है क्या? एजुकेशनल रिसोर्स को जो स्कार्स है कैसे, यही तो साइंस है कि वो जानता है कि किसको कितना देना है, वो जान पाता है कि किसको कितना देना है, और दे के सक्सेसफुल हो जाता है, और वो प्रेडिक्ट भी कर देता है कि इसमें इतना डालने से इतना हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज ए साइंस। इट इज implying a scientific aspect. It is the science that deals with rationalization of scarce educational resources to achieve optimum goals of education. वही बात यहाँ भी है। तो एक तो ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है, दूसरा इट इज एन अप्लाइड सब्जेक्ट। आपके पास मुख्य रूप से बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन ये आप जानते होंगे कि थ्योरेटिकल नेचर का सब्जेक्ट कुछ है और कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जिसका डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग में ज़्यादा इस्तेमाल है। हालांकि सब सब्जेक्ट का किसी न किसी रूप में यूज है। अप्लाइड का मतलब है कि सीधा एप्लीकेशन है इसका। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन अप्लाइज द थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वहीं देता है कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कितना लगाएं, कैसे गेन करें, इसको इसमें इतना कम लगाइए। और वैसे भी आजकल देखेंगे आप, जो शेयर मार्केट वगैरह में उसमें भी आपको बता देगा। अभी रोज एक उस पर चलता रहता है चैनल, बहुत सारा जो इकोनॉमिक से रिलेटेड चैनल है, बिजनेस चैनल वगैरह जो है, उस पर आप देखेंगे बताता रहता है कि आपको इतने दिनों बाद इतना पैसा चाहिए, तो आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाइए और उस पोर्टफोलियो में इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना डालिए। फिर कोई पूछता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो बताता भी है कि नहीं, इससे आप अटेन नहीं कर सकते हैं इस गति से, और फिर वो कैलकुलेशन वगैरह करके कितना इंटरेस्ट रेट है आदि आदि करके। सो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एड्रेसेस द इशूज ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एलोकेट करता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, टेक्निकल एजुकेशन में,
एंड लाइक दैट। जितने भी आपके प्लान्स हैं गवर्नमेंट का, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है या फिर उज्ज्वला योजना है, उस सब में खर्च करता है, वो भी अर्थशास्त्र है। शिक्षा का हो चाहे नहीं हो, लेकिन अर्थशास्त्र है। लेकिन जो अर्थशास्त्री होगा शिक्षा का, जो शिक्षा प्राप्त करेगा अर्थशास्त्र का, उसको तो वो भी जानना पड़ेगा। फिर सो इट इज एन अप्लाइड सब्जेक्ट एंड देन इट इज ए न्यू एंड इमर्जिंग ब्रांच। न्यू एंड इमर्जिंग, इसकी चर्चा तो हम लोगों ने की भी, और थोड़ी सी चर्चा इसकी हम लोग और करेंगे जहां व्हाई इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज रिलेटिवली ए न्यू एंड इमर्जिंग ब्रांच ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वो हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया भी कि फिलॉसफी, एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इवन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वगैरह की तुलना में ये थोड़ा सा रिसेंट ओरिजिन का है। पहले तो करिकुलम में था भी नहीं, अब शिक्षा के करिकुलम में ये सीधा आ रहा है। It emerged as a separate branch of study in the mid 20th century। अब इसी में 20th सेंचुरी के मिडिल से थोड़ी सी चर्चा और आगे हम लोग करेंगे, ये आया है और इतना देर से आया है, लिहाजा ये इमर्जिंग और न्यू ब्रांच है। नेक्स्ट, इट हैज डायनामिक कंटेंट एरिया। और ये डायनामिक कंटेंट एरिया होने का मतलब ये है कि इट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, इट इज बीइंग इम्प्लाइड, इट इज बीइंग प्रूव्ड मोर मीनिंगफुल इन एजुकेशन अफेयर, और इसीलिए इट हैज डायनामिक कंटेंट एरिया, मतलब बदलते रहता है इसका कंटेंट एरिया। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज वेरी डायनामिक। द न्यू ideas are continuously added to the subject matter of economics of education. It encourages the extensive research studies to expand its content areas। अभी भी हम लोग बात करते हैं कि इतने कैलकुलेशन, इवन ये नेट के, कंप्यूटर के और इस तरह कैलकुलेशन के इतने साधन हो जाने के बाद भी शिक्षा एक व्यक्ति की कितने तरह से कंट्रीब्यूट करता है, उसका डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। एक पढ़ा हुआ व्यक्ति ट्रेन में चलते हुए किसी को पढ़ा दिया, अब उस पढ़ाने के फलस्वरूप कितना चेंजेज आया, उसका कितना इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, कैसे निकाला जा सकता है। तो इस सब पर बहुत धीरे धीरे काम हुआ है, और इस सब को प्राप्त करने का, इस सब को जानने का रोज कुछ न कुछ काम हो रहा है। इसीलिए कह सकते हैं इट हैज डायनामिक कंटेंट एरिया। इट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्योंकि साइंस है तो सिस्टमेटिक होगा ही, लेकिन ये पांचवा, इट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जब भी कोई ज्ञान संगठित होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। पूरा मैंने नहीं लिखा है नॉलेज को, आप उसको कंप्लीट मान लेंगे। सो इट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक तो इसका अपना एक बॉडी, इसके रिसर्च का अपना तरीका है, इसके अध्ययन की अपनी विधि है, इस सब में सब कुछ डिसाइड है। इसीलिए इट इज ए डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सो इट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट डील्स विथ इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ एजुकेशन एज ए होल। मतलब जितने भी डायमेंशन है इकोनॉमिक्स का जिससे एजुकेशन संबंधित है, उस सब को डील करता है। It deals with different aspects of economics of education in a systematic way under different subheads। फिनांस, वहाँ देखा आपने कई तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, नहीं वो मीनिंग में ही चर्चा कर रहे थे कि लेबर मार्केट का लेता है, इस मार्केट, इस इकोनॉमिक्स का लेता है, इस इकोनॉमिक्स, तो जितने ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है सबसे कुछ न कुछ लेके इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को बनाया है। सो इट इज ए सिस्टमेटिक, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इसकी चर्चा हम लोग वहां भी कर चुके हैं, अब बताया भी था आपको कि मस्ट अंडरस्टैंड इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, और दोनों में डिफरेंस आप देखें डिसिप्लिन वाले लेक्चर के माध्यम से। सो इट इज इंटरडिसिप्लिन, यहाँ हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इंटरडिसिप्लिन। It is one of its characteristics that economics of education is a subject that is interdisciplinary in nature. Economics of education is
interdisciplinary in nature as the subject matter of economics of education is related to education, economics, mathematics, policy, planning, management, statistics and many more. जरा आप सोचिए, जितना भी आपको ज्ञान है शिक्षा के अर्थशास्त्र का, अभी तो हम शिक्षा का अर्थशास्त्र पढ़ ही रहे हैं, तो एजुकेशन का इस्तेमाल तो होगा ही उसमें। पॉलिसी देखेंगे कि पॉलिसी क्या कर रही है, अब फिर यहाँ से इकोनॉमिक्स का रोल शुरू होगा। अच्छा, ये लागू कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, अच्छा सबसे प्रायोरिटी क्या है पॉलिसी की, ये तो पहले इसको करने के लिए कितना खर्च करना होगा, एंड लाइक दैट। सो रिलेटेड टू एजुकेशन, इकोनॉमिक्स का तो ये पार्ट ही है। मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन कैसे होगा, बिना स्टैटिस्टिक्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, बिना पॉलिसी और प्लानिंग के आधार कैसे तैयार होगा, और कैसे रिसोर्सेज मैनेज किए जाएंगे, ये भी तो इकोनॉमिक्स एजुकेशन से संबंधित है। लिहाजा ये इतने सारे विषयों के सिद्धांतों की मदद से पला बढ़ा और आगे शोध कर रहा है, लिहाजा इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। और concluding it, we can say researches in the area of education and economic affairs have extended its boundary to shape it as an interdisciplinary branch of knowledge। मतलब इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स का या सिर्फ शिक्षा का योगदान नहीं है, दोनों ने मिलकर, मतलब दोनों कंसेप्ट टुगेदर, not economics, not education, rather economics of education या theory of economic education, economical education, like that, दोनों कंसेप्ट मिल के इन्होंने एक न केवल अपनी एक बाउंड्री बनाई है, बल्कि इन दोनों कंसेप्ट के मिल जाने के फलस्वरूप उसमें हो रहे रिसर्च की मदद से इनकी बाउंड्री एक्सटेंड हुई है, ये इंटरडिसिप्लिनरी हुए हैं, क्योंकि इसके साथ साथ भी कई फील्ड आ गए हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है। एंड नाउ इट इज नाउ मल्टीडिसिप्लिनरी एज वेल। मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी में तो चीज़ें मिल जाती है, वहाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, जरूर देखिए आप उसको, तो वो मिल जाता है। और यहाँ क्या है, अलग अलग रह के काम करते हैं, मतलब दूसरे की मदद से भी, तो वो आपका मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया। मल्टीडिसिप्लिनरी भी है नेचर में, और भी कई तरह के डिसिप्लिनरीज को जैसे जैसे नॉलेज का एक्सपेंशन होगा, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की पेरीफेरी बढ़ेगी, ज़्यादा रिसर्च होंगे, तो हम इसको और भी तरह के डिसिप्लिनरी कर सकते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि शिक्षा के अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है, ये कैसे विकसित होता है, ये कैसे व्यवहार करता है। जैसे मानव की प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं, अरे वो गुस्सैल है, उसके पास मत जाना समस्या लेके, उनके पास चले जाओ समस्या का समाधान करने। उसी तरह से किसी विषय की प्रकृति, हालांकि ये गुस्सैल नहीं होता, इसमें मानव जैसे गुण नहीं होते, इसलिए इसकी प्रकृति भी वैसी नहीं होती, लेकिन शिक्षा के अर्थशास्त्र की प्रकृति को हम लोगों ने ये 6 एस्पेक्ट की मदद से समझा, और अंत में ये भी जाना कि रिसर्च जो है ये इसकी बाउंड्री को और बढ़ाते चला जा रहा है, और ये इंटरडिसिप्लिनरी से मल्टीडिसिप्लिनरी भी धीरे धीरे हो रहा है, और आने वाले दिनों में और भी कई तरह के डिसिप्लिनरी, जिसमें से एक दो की चर्चा भी हम लोगों ने की, ये हो सकता है। सो इट इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, इट इज वन ऑफ इट्स नेचर, इट इज अप्लाइड सब्जेक्ट, इट इज न्यू एंड इमर्जिंग, it has its content as dynamic, it is systematic body of knowledge, and it is interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary as well. If it is not transdisciplinary at this juncture, the way it is growing, it will become after some day and like that. तो इस तरह से हम लोगों ने इस भाग में शिक्षा की प्रकृति को समझने का प्रयास किया, इस उम्मीद के साथ कि आपने न केवल शिक्षा के अर्थशास्त्र को समझा, उसकी विशेषता को समझा, बल्कि उसकी प्रकृति को भी समझा। हम इस भाग को खत्म करते हैं। धन्यवाद।